राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश जहां पर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट का असैसिनेशन हो गया, जो स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और आज कैसे बांग्लादेश में हो रही है प्रोटेस्ट भारत से भी रिलेट करते हैं और क्या सीखना चाहिए भारत को बांग्लादेश से, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। बांग्लादेश जहां पर एक दिन के अंदर ढाका और ढाका के आसपास के स्कूल और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर रोड और स्टेशन को जला रहे थे। हफ्ते भर के अंदर 280 स्टूडेंट का असैसिनेशन हो गया। 21 जुलाई तक 2500 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया और जो स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे अपनी इलाज कराने के लिए, उन तक को पुलिस नहीं छोड़ती, उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। और कई सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के आड़ में देश में दंगा भी कर रहे थे। तो आखिरकार ये प्रोटेस्ट के रीजन क्या है और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? तो ये प्रोटेस्ट का सिंपल रीजन है कोटा या कह लीजिए रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये कोटा सिस्टम जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के समय से। जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस होता है, तब भारत की हेल्प से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलता है। उस समय बांग्लादेश के खुद की दो आर्मी ग्रुप्स हुआ करती थी। एक थी जो उनकी आर्मी थी, दूसरी थी उनकी रजाकारों की फौज। रजाकार यहाँ पर बांग्लादेशी होने के बावजूद भी पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे, इसीलिए आज के समय पर बांग्लादेश में रजाकार को एज अ गाली के वर्ड की तरह यूज किया जाता है। अगर किसी को इंसल्ट करना होता है या फिर उसको गद्दार डिक्लेयर करना होता है तो उसे रजाकार कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में गद्दार करार देने के लिए क्विजलिंग कहा जाता है। यहाँ पर बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद 1972 से बांग्लादेश ये कोटा सिस्टम रूल लाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके चिल्ड्रेन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन को यहाँ पर कोटा सिस्टम से भर्ती मिलती। 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रेन को मिलता, 10% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए इसलिए क्योंकि इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक रीजन्स में वुमेन्स को कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, तो उन्हें प्रेज करने के लिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलता है और 10% रिजर्वेशन बैकवर्ड लोगों के लिए, 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए और 1% डिसेबल्ड लोगों के लिए, यानी कि टोटल 56% रिजर्वेशन और 44% मेरिट बेस्ड एग्जाम से जॉब मिलती। अब बांग्लादेश में 1972 से चले आ रहे कोटा सिस्टम्स के ऊपर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बट सबसे जो मेन प्रोटेस्ट हुआ था 2013 में हुआ था और 2018 में, जिसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट को ये कोटा सिस्टम को चेंज करना पड़ता। पर फिर से 2024 में 5 जून को वहां की सुप्रीम कोर्ट पुराने कोटा सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर देती है, जिसके बाद प्रोटेस्ट होने स्टार्ट होते हैं। 5 जून को इस रूल को पास करने के बाद 6 जून से ही इसके ऊपर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए थे। पहले तो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होता है, पर उसी समय ईद और हॉलीडे आ जाने के कारण इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है और उसके बाद ये प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट होता है और फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 7 जुलाई से। 7 जुलाई के प्रोटेस्ट स्टार्ट होते ही 48 घंटों के अंदर ये प्रोटेस्ट रॉयट्स में बदल जाता है, जहां पर पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है। 2 दिन के अंदर 150 स्टूडेंट्स की डेथ होती है। ढाका के कुछ रीजन्स में नेट को शट डाउन कर दिया जाता है। 70 स्टूडेंट एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। देश भर में कर्फ्यू लग जाते हैं, नो पब्लिक गैदरिंग होती है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वॉर जोन जैसे माहौल हो गए थे। पूरे कंट्री में मिलिट्री और टैंक्स को उतारा जाता है और हेलीकॉप्टर सिटीज के ऊपर से नजर रख रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स शेख हसीना के रिजाइन करने की मांग उठा रहे थे। पूरे देश भर में काफी सारे डैमेजेस हुए। 24 जुलाई आते तक यहाँ पर मरने वालों की संख्या पहुंच गई थी 203 तक। 20,000 लोग यहाँ पर अरेस्ट होते हैं। 2580 स्टूडेंट यहाँ पर अरेस्ट होते हैं। पहले तो ये प्रोटेस्ट में से पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट की थी, जैसे जगन्नाथ ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, राजशाही यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और भी ऐसे बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पर बाद में इस प्रोटेस्ट के बढ़ते ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटीज, इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश, BRAC यूनिवर्सिटीज और भी ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे और इन स्टूडेंट्स ने पूरे बांग्लादेश के अंदर नाकाबंदी जैसे माहौल बना दिए। ऐसे माहौल को देखते हुए 10 जुलाई को अपीलेट डिवीजन ने स्टेटस को लगा दिया 4 हफ्तों के लिए, बट फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर नाखुश थे। कुछ टाइम के लिए कोटा सिस्टम को कैंसिल कर दिया गया, बट फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर खुश नहीं थे। उन्हें एक फाइनल डिसीजन चाहिए था इसके ऊपर और इसीलिए उन्होंने स्टेशंस और रोड को जलाना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के टीचर्स भी आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे अपने पेंशन्स के लिए और सारी यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर बंद कर दिया गया। और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि विश्व में विरोधी, जिन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर देश भर के रोड्स को जाम करना स्टार्ट कर दिया। ढाका, चित्तौड़गढ़, कुमिल्ला, जेसोरी, रंगपुर और राजशाही जैसे सिटीज के रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया। अब इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच 14 जुलाई को शेख हसीना जी का एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट आ जाता है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और भी भड़क जाते हैं और इस प्रोटेस्ट में अब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है छात्र लीग की। छात्र लीग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को मारते हैं। 100 से भी अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर घायल होते हैं और यहाँ पर बदले में स्टूडेंट्स यहाँ पर छात्र लीग के ऊपर हमले कर देते हैं। छात्र लीग के रूम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनके मेंबर्स को मारा जाता है और एक जगह पर छात्र लीग के एक मेंबर को छत से गिरा दिया जाता है। यहाँ पर कुछ न्यूज इसे फेक बता रहे हैं, बट अगर हम विकिपीडिया की माने तो ऐसे इंसिडेंट उस दिन हुए थे और कुछ यूनिवर्सिटीज में 11 छात्र लीग के मेंबर्स को बैन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह नया छात्र लीग कहाँ से आ गया? छात्र लीग यहाँ पर शेख हसीना जी की आवामी पार्टी की एक पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत में ABVP NSUI पॉलिटिकल ग्रुप्स है पॉलिटिकल पार्टीज के। यहाँ पर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के सामने अपने कुछ डिमांड्स भी रखते हैं, जैसे कि कोटा सिस्टम को कैंसिल किया जाए,
कोटा सिस्टम एक फेयर रेट में मिले, जैसे कि शेख हसीना का रिजाइन देना, होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोवेदुल कदर का रिजाइन देना, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपने पोस्ट से डिसमिस करना, ढाका यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपने पोस्ट से हटाना, छात्र लीग और जूडो लीग के मेंबर्स को अरेस्ट करना, प्रोटेस्ट में जिन स्टूडेंट्स की डेथ हुई उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन करना और यूनिवर्सिटीज को फिर से ओपन करना। अब इस प्रोटेस्ट को जानने के लिए हम टाइमलाइन पे बात करते हैं कि किस दिन क्या प्रोटेस्ट हुए और कैसे ये प्रोटेस्ट एक रॉयट्स में बदल गया। 5 जून को कोटा सिस्टम फैसला आने के बाद 6 जून से यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, बट ईद और हॉलीडे होने के कारण इस प्रोटेस्ट को उस समय रोक दिया जाता है और फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 7 जुलाई से। 7 जुलाई से ये डेट शिफ्ट होती है 10 जुलाई में। 10 जुलाई को सुबह के 11 बजे ढाका ऑफ यूनिवर्सिटी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर पुलिस स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेड लगा देती है। इस माहौल को देखते हुए दोपहर में हाई कोर्ट यहाँ पर स्टेटस को लगा देती है 4 हफ्तों के लिए। चीफ जस्टिस यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स से इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, ताकि फिर से देश भर में पूरे ट्रांसपोर्टेशन को चालू किया जा सके। उसी दिन प्रोटेस्ट बढ़ने के कारण यहाँ पर पुलिस कुमिला ऑफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के ऊपर हमले कर देती है। फिर अगले दिन 11 जुलाई को शाहबाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाले थे 3 PM को, पर बारिश होने के कारण प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 4:30 PM से। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पुलिस के बैरिकेड्स को पार करके अपने प्रोटेस्ट को कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि बैरिकेड्स को पार नहीं कर पाए, बाद में वो आकर शहबाग इलाके के जगन्नाथ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं और ये प्रोटेस्ट रात के 9 बजे तक चलता है। और ये अनाउंस किया जाता है कि पुलिस ने जिन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किए उनके लिए 12 जुलाई को यहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे। 12 जुलाई को शाम के 5 बजे कुमिला यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर छात्र लीग यहाँ पर हमले कर देते हैं और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड्स कर रहे थे वीडियोस, उनको छात्र लीग पकड़ के मारते हैं। 13 जुलाई जहाँ पर स्टूडेंट अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हुए राजशाही इलाके के रेलवे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया। 14 जुलाई जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के सामने अपने कुछ डिमांड्स को रखते हैं और उसी दिन शेख हसीना जी की एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट आती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोटा फैसिलिटीज फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ पर रजाकारों के बच्चों को मिलेगा। जिसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरे नेशन वाइड फैल गए और ये स्लोगन उठने लगी, हु आर यू, हु आई एम अ रजाकार, शाउट फॉर राइट, गॉट टर्न इनटू अ रजाकार। और पाकिस्तान के सपोर्ट में यहाँ पर नारे लगने लगे और बाद में रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी इस प्रोटेस्ट के अंदर। शेख हसीना के इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है और फीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मिडनाइट में इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर ढाका के कुछ इलाकों में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है और रात के 11 PM में छात्र लीग यहाँ पर अटैक कर देती है उन स्टूडेंट्स के ऊपर, जहाँ पर 13 स्टूडेंट्स घायल होते हैं। 15 जुलाई यहाँ पर आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट में फैसले देते हैं, जिसके बाद जेरोस यूनिवर्सिटीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीचर्ड मधुसूदन कॉलेज, विजय उत्कल हॉल ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज के ऊपर छात्र लीग हमले कर देते हैं पिस्तौल और स्टिक से, जिसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं और इन 2 ग्रुप्स के मतभेद के बीच 2 जर्नलिस्ट भी घायल हो गए, जो कि थे द डेली स्टार और प्रथम ओलो से। और शाम के 5:30 PM में छात्र लीग यहाँ पर हमले कर देती है ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे, जिसमें ऑलरेडी 200 से भी अधिक स्टूडेंट्स अपने इलाज करा रहे थे। 7:30 बजे वो अंदर घुसते हैं और चेन और कुल्हाड़ियों से उन स्टूडेंट्स के ऊपर हमले करते हैं और एम्बुलेंस पार्क में जाकर पार्क को जला देते हैं। और उसी दिन छात्र लीग राजशाही यूनिवर्सिटी में भी हमले करते हैं, जहाँ पर 6 लोग घायल होते हैं। कुमिला में भी यहाँ पर छात्र लीग स्टूडेंट्स के फोन को चेक करती है और जिसके फोन में थोड़े बहुत भी रिकॉर्डिंग्स मिल गए, उसे पकड़कर छात्र लीग ने बहुत मारा। इस इंसिडेंट के बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्लान बनाते पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने के लिए और अगले दिन 16 जुलाई को यह प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। रात के 12 बजे 300 से भी अधिक छात्र लीग के मेंबर यहाँ पर हमले कर देते स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पर छात्र लीग पाइप, डंडे, कांच के बोतल से हमले करती है। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स अपने आप को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रेजिडेंस में जाकर शरण लेते हैं, बट वहां पर भी छात्र लीग आकर उन्हें मारती है। पुलिस वहां पर आकर पहुंचती है, बट पुलिस वहां पर उल्टा स्टूडेंट के ऊपर ही एक्शन लेती है। दोपहर के यहाँ पर 2:30 PM से 30 PM के बीच यहाँ पर रंगपुर के बेगुरुकेया यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर देती है स्टूडेंट्स के ऊपर और जिसमें यहाँ पर पुलिस स्टूडेंट्स के ऊपर फायर भी करती है। रंगपुर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस अली के अनुसार उस दिन एक स्टूडेंट की डेथ हुई जिसका नाम था अबू सयाद, जिसे पुलिस फायरिंग में गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। 3:30 PM में फार्म गेट खमरबाड़ी एरिया में छात्र लीग यहाँ पर हमले कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, यानी उन स्टूडेंट्स के ऊपर, और अपने आप को यहाँ पर बचाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में जाकर शरण लेते हैं, बट वहाँ पर भी छात्र लीग आकर उन्हें मारते हैं। इस इंसिडेंट को वहाँ के पैसेंजर्स ने देखा, बट वहाँ के कर्मचारियों ने बाद में इस चीज को डिनाई कर दिया। अब इसी दिन यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि कॉलेज और स्कूल के भी स्टूडेंट्स आकर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने सारे मॉल, सारे होटल्स और सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया। रोड्स जैसे कि मोती झील और फाइनेंशियल हब जैसे एरियाज को, छठोग्राम, महोखाली जैसे एरिया के रेलवे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया और काफी सारे रेलवे स्टेशन में
आग तक लगा दी गई। हालत के खराब होने पर यहाँ पर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री को सामने में आकर एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ता है और स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है। 17 जुलाई जहाँ पर स्टूडेंट्स फ्यूनरल निकालते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट में। पुलिस जो कि अनाउंस करती है इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और हॉल को खाली करने के लिए, बट वहाँ पर स्टूडेंट इस चीज से डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर खुद पीएम शेख हसीना को सामने में आकर वायलेंस को कंडेम करना पड़ता है। 18 जुलाई जहाँ पर पुलिस BRAC यूनिवर्सिटीज में टीयर गैस से हमले कर देती है स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें 30 स्टूडेंट्स की डेथ होती है। 10 मेट्रो स्टेशन उस दिन बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हनीसुल हक की साथ यहाँ पर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये सामने में आकर स्टूडेंट से अपील करते हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, पर यहाँ पर स्टूडेंट्स उल्टा स्टेट ओन टेलीविजन को ही अपने अंडर में ले लेते हैं, जिस कारण से बीच चल रहे प्रोग्राम को यहाँ पर रोकना पड़ता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बांग्लादेशी पुलिस RBA जो कि वहाँ की एंटी क्राइम एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेशी बैंक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वेबसाइट और छात्र लीग के वेबसाइट्स को हैक कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में छात्र लीग दोबारा आती है और इन स्टूडेंट्स को दोबारा मारती है। रात के 9 बजे तक पूरे देश भर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है और साथ ही मेट्रो स्टेशन को पूरे देश भर में रोक दिया जाता है। 19 जुलाई अब यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी प्रोटेस्ट पे उतर गए और अपने मुंह में काले कपड़े बांधकर प्रोटेस्ट किए। अब इस बार स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच हुए इन वायलेंस के कारण उस एरिया में 500 करोड़ का नुकसान हुआ। स्टूडेंट जिन्होंने जेल सेल्स में जाकर 100 से भी अधिक प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। और इस वक्त बांग्लादेशी गवर्नमेंट यहाँ पर पूरे नेशन वाइड आर्मी को उतारता है और पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा देता है। रात में मीटिंग बिठाई जाती है 3 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के बीच। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि थे साजिश आलम, हसनल अब्दुल्ला और तनवीर अहमद। सरजिस आलम जो कि खुद एक छात्र लीग का मेंबर रह चुका है और 2019 में इसने इलेक्शन भी लड़ा था। 20 जुलाई को रिफॉर्म मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर को नंदीपारा में रात को उसके फ्रेंड के घर से उसे उठा लिया गया और उसके फादर कहते हैं जब अगले दिन वो मिला तो उसके साथ टॉर्चर हुआ था। उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे और उसके आंख पट्टियों से बंधी हुई थी। और 21 जुलाई को वो पूर्वांचल एरिया में मिला। 21 जुलाई यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये रूल पास करती है कि 56% नहीं बल्कि 7% ही अब रिजर्वेशन होगा, यानी कि 5% फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, 1% माइनॉरिटीज को और 1% डिसेबल लोगों के लिए, यानी कि टोटल सिर्फ 7% ही रिजर्वेशन रहेगा और 93% मेरिट बेस रहेंगे। अब 22 जुलाई को यहाँ पर स्टूडेंट अनाउंस करते हैं कि वो 2 दिन के लिए अपने प्रोटेस्ट को रोक देंगे, अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ICT मिनिस्टर जुनैद अहमद पलक यहाँ पर अनाउंस करती है कि दोबारा यहाँ पर इंटरनेट स्टार्ट होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से स्टार्ट होगा और रोड से ब्लॉक हटेंगे और फिर से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा। 24 जुलाई और 25 जुलाई सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था, पर फिर से आता है 26 जुलाई। 26 जुलाई को यहाँ पर पुलिस को स्टूडेंट्स को अरेस्ट करती है। नाहिद इस्लाम, अबू बकर माजूमदार और आरिफ मोहम्मद को, ये सारे लोग ढाका के हॉस्पिटल में एडमिट थे, बट फिर भी पुलिस इन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। 27 जुलाई साजिद अहमद और हसरत अब्दुल्ला को यहाँ पर पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। रीजन, ये सारे लोग जुड़े हुए थे जमाते ए इस्लामी से, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी मांग रखी है कि अगर इन स्टूडेंट्स को छोड़ा नहीं गया तो दोबारा ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर अनीसुल हक आकर स्टूडेंट्स के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके मुताबिक अब से जितनी भी जॉब भर्ती होगी वो न्यू कोटा सिस्टम रिजर्वेशन के अंडर ही होगा, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं रुक गए। बट इन सबसे नुकसान किसका हुआ? प्रोटेस्ट के नाम पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 235 पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लस 281 व्हीकल्स को जला दिया। सेल लॉकर में जाकर 826 प्रिजनर को छोड़ना और 9 मिलिटेंट्स को भी रिलीज कर देना और साथ ही एक प्रिजनर गार्ड को भी मार दिया गया। इन सबके बीच पूरे बांग्लादेश को $1.2 बिलियन की नुकसान झेलना पड़ा। मास लेवल पर डिटेंशन और अरेस्ट हुआ, जिसमें 28 जुलाई तक 9000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। इसमें 28 जुलाई को अरेस्ट हुए नुसरत तबाजुम और आरिफ और सोहेल को अभी तक अननोन पाया गया, यानी कि अभी तक वो मिले नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर यूएन बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहा है, क्योंकि जो व्हीकल्स बांग्लादेश को मिले थे यूएन से, उसके यूजर्स थे पीस को बनाए रखने के लिए, पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उसे यूज किया था नियत थे स्टूडेंट्स के ऊपर। इसलिए आज यूएन के जनरल सेक्रेटरी स्पोक पर्सन स्टीफन ने जवाब मांगा है बांग्लादेश से, और इस पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हसन मोहम्मद का कहना है कि वो दरअसल भूल गए थे गाड़ियों से स्टिकर हटाने का। इसी बीच बांग्लादेश बेस्ड यूएस एम्बेसी ने भी अपने नागरिकों को सेफली रहने के लिए कहा है। 1000 से भी अधिक इंडियन स्टूडेंट जो कि बांग्लादेश में पढ़ने गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया, क्योंकि जो बांग्लादेशी हिंदू स्टूडेंट्स हैं उन्हें बांग्लादेशी शांतिदूत स्टूडेंट्स बांध कर मार रही है। और आज बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को अमेरिका से, यूके से, इंडिया से और यूरोप से सपोर्ट्स मिल रहे हैं। भारत में ऑल इंडियन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज कोलकाता में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही, बट इन लोगों ने एक बार भी बांग्लादेशी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं की। ममता बनर्जी जो कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए कहती है कि आप हमारे देश में आ सकते हो, हम आपको शरण देंगे। याद कीजिए जब सीएए आया था तो इन्हीं ममता बनर्जी ने कहा था कि हम क्यों किसी और देश के लोगों को हमारे देश में शरण दें। वो ममता बनर्जी जिन्हें सीएए लागू होने पर दिक्कत हो रहा था, जो नहीं चाहती थी कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो कि
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री में फंसे हुए हैं वो दोबारा कभी इंडिया में वापस आए, वो आज क्यों भला बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो जाने पर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए आंसुएं बहा रही है। बांग्लादेशी जो कि आज हमारे देश में इलीगली एंट्री लेते हैं और यूट्यूब पे उसकी वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं कि देखो इतना इजी है आज की डेट में इंडिया में एंट्री लेना। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के ऊपर कि हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए एज अ इंडियन होकर। अवामी लीग जिसे लीड करते हैं शेख हसीना जी। शेख हसीना जी के ऊपर ये आरोप है कि उनका जो सर्वेंट था आज वो $45 मिलियन का मालिक है। ये सर्वेंट शेख हसीना के ऑफिस में पानी पिलाने का काम करता था। तो इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? जब कोई व्यक्ति शेख हसीना से मिलने आता था तो उसे अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए ये व्यक्ति उसे पैसा लेता था। तो इस सर्वेंट का नाम है जहांगीर आलम, जो कि आज की डेट में हेलीकॉप्टर में घूमता है। तो वहीं पे अपोजिशन पार्टी जो कि आए दिन इंडिया को गाली देती है, इंडिया को क्रिटिसाइज करती है और इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की बातें उठाती है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि एज अ इंडियन हमें यहाँ पर किसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो आज की डेट में बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट एज ए इंडियन हमें उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो कि इंडिया के साथ है, यानी कि आवामी पार्टी, यानी कि शेख हसीना जी को। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश से आज भारत को क्या सीखने को मिलता है। बांग्लादेश जहां पर 10 से 15% ही कास्टिज्म के ऊपर रिजर्वेशन है, तो वहीं पर भारत में 49.5% रिजर्वेशन सिर्फ कास्टिज्म पे, यानी कि ऑलमोस्ट 50%। और सौभाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो 60%, 80%, 90%, कई जगह तो 100% रिजर्वेशन देने की बातें करते हैं। बिहार में 5वीं फेल पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देंगे। हमारे देश में भी रिजर्वेशन से पास हुए सरकारी टीचर्स भी अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो, और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी बड़ी है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो फॉरेन से जाकर अपना इलाज कराए, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो भारत में अपना इलाज कराया और उसकी किस्मत में कोई रिजर्वेशन से पास हुआ डॉक्टर आ गया तो वो सीधा पहुंचेगा मुक्ति द्वार में। बांग्लादेश में हो रहे इंसिडेंट्स को कवर करते हुए जब हमारे न्यूज चैनल इसके ऊपर बात करती है, सरकार से सवाल उठाती है, तो हमारे देश के कुछ यूट्यूबर्स उन्हें गोदी मीडिया डिक्लेयर कर देते हैं। ये यूट्यूबर्स बांग्लादेश के रिजर्वेशन को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पर भारत के रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट में एग्जांपल क्या देते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे मोहल्ले में उसके साथ छुआछूत हुआ था, इसलिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं भी ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं जहां पर किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने या किसी जनरल कैटेगरी व्यक्ति ने एसटी ओबीसी लोगों को हेल्प किया पढ़ने में, पर ऐसे न्यूज कभी सामने में नहीं आता क्योंकि ऐसे न्यूज से व्यूज नहीं मिलते, पॉलिटिक्स नहीं हो पाता। आज के टाइम पर ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि किसी को पानी पीने नहीं दिया जा रहा या किसी को फोन छूने नहीं दिया जा रहा या किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि तुम हमारे इंटरनेट को यूज नहीं करोगे। आज के टाइम पर हर व्यक्ति के पास इजी एक्सेस है इंटरनेट का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, और वो किसी भी फील्ड में जाकर पैसे कमा सकता है। उसे कहीं पर भी रोका नहीं जाता कि तुम अगर छोटे कास्ट से हो तो तुम्हें हम काम करने नहीं देंगे। जो लोग आज बाबा साहब के नाम पर रिजर्वेशन लेते हैं, बाबा साहब ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 सालों के लिए होगा। 10 साल के बाद इसे कुछ समय और बढ़ाया गया, बट आज के टाइम पर इसे खत्म हो जाना चाहिए था। बट फिर भी ये क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ रिजर्वेशन से मतलब है। जब तक रिजर्वेशन मिलते रहेगा तब तक वो बाबा साहब का नाम लेते रहेंगे। रिजर्वेशन सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, वो लोग ऊपर उठ पाए। बट आज के डेट में तो हर कोई ऊपर उठ चुका है, और कितना ऊपर उठाना है। आज के टाइम पर लोग रिजर्वेशन का मिसयूज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जिस तरीके से आज से कुछ महीने पहले नीट स्कैम हुआ था, तो ठीक उसी तरीके से अभी रिसेंटली ये बातें उठ रही है कि यूपीएससी स्कैम होने की। अभी रिसेंटली यूपीएससी के एक कैंडिडेट पकड़ाई थी जिनका नाम है पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट से आईएएस बनती है, और ओबीसी सर्टिफिकेट का जो इन्हें फायदा हुआ वो ये था कि जितने मार्क्स इन्हें आए थे उतना मार्क्स अगर किसी जनरल वाले को मिलता तो आईएएस बनना तो दूर, उसका सिलेक्शन ही नहीं होता। पूजा खेड़कर अपने आप को पिछड़ा हुआ समाज से दिखा रही थी। इन्हें देखकर लग रहा था कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, 3 टाइम नहीं खा पाती होंगी, सिर्फ 1 टाइम ही खाती होंगी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती होंगी, वगैरह वगैरह। पर क्या आप जानते हो कि आज की डेट में पूजा कितनी स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली? इसके फादर पॉलिटिशियंस है, मदर सरपंच है, इनके पास अपनी खुद की इंडस्ट्रीज है, कई सारे प्लॉट्स हैं, और इंडिया के बाहर भी इनके पास प्रॉपर्टीज है। और आज की डेट में इनकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है 100 करोड़। और अगर इसे ही गरीबी कहेंगे, इसे ही अंडर पॉवर्टी कहेंगे, तो अल्ट्रा रिच फिर क्या होता है? इतना कमाने के लिए आज के डेट में एक जनरल व्यक्ति को अपने 2-4 पीढ़ियां गंवाना पड़ता है। आज के टाइम पर भी भारत से ये रिजर्वेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए, और अगर रिजर्वेशन सिस्टम रहे भी तो वो कास्टिज्म नहीं, अमीरी गरीबी देखकर होना चाहिए। एक ब्राह्मण व्यक्ति, एक क्षत्रिय व्यक्ति और जनरल कैटेगरी का और भी कोई व्यक्ति आज की डेट में गरीब हो सकता है। गरीबी यहाँ पर जाति देखकर नहीं आती। आज के टाइम पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के फैमिलीज है जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल भी नहीं कर पाते। अगर आज के टाइम पर एक जनरल व्यक्ति को एक अच्छा सा बढ़िया गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसे एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी होना पड़ता है। एटलीस्ट उसे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कुछ गेम खेला होना चाहिए, तब जाकर उसे कुछ बढ़िया सा जॉब मिलता है। और अगर इसी बीच उसे स्पोर्ट्स के दौरान इंजरी हो जाती है तो भूल जाओ, ना तो वो स्पोर्ट्समैन बन पाएगा और ना ही उसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है।
तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली और फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में बढ़ोतरी हो। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।